चलिए चलिए तो हेडिंग आयनिक सॉलिड। यार इन्हें शांत होने का मन है क्या आज? पिछले क्लास में आपको बताया गया सॉलिड का क्लासिफिकेशन और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको बताया गया कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड चार प्रकार का होता है, जिसमें पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड और चौथा और लास्ट है मेटालिक सॉलिड। पिछले केस में हमने देखा कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है। कोवैलेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होता है जो आपस में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। फिर आपको ये बताया गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड इसको फर्दर क्लासिफाई हम किए हैं। आपको बोला गया कि ये तीन प्रकार का होता है: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उस तीनों का डेफिनेशन, तीनों का एग्जांपल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे। लिखिए दूसरा नंबर हेडिंग आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड बेहद सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब बताइए, सॉलिड यदि आयनिक होगा तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयन। अच्छा, आयन भी होंगे तो सेम नेचर का आयन नहीं होगा, उसमें केटायन और एनायन दोनों रहेगा, क्योंकि किसी भी सॉलिड के निर्माण के लिए ये जरूरी होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज रहे तो दूसरा नेगेटिव चार्ज रहे। बताइए, तभी ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ पाएगा। नहीं तो मान लीजिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा तो तब तो रिपल्सन होने लगेगा ना। इसीलिए लिखा हुआ है कि सॉलिड विच इज कंपोज्ड बाय केटायन एंड एनायन। ये एक लाइन का बात है, बस कोई डिफाइन करके एग्जांपल लिख दीजिए। और अगले हेडिंग की तरफ बढ़िए। तीसरा नंबर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड हेडिंग डाल के रुकेंगे आप। देखो, अभी आप जो पहला पढ़े वो था मॉलिक्यूलर सॉलिड और जो दूसरा पढ़े वो था आयनिक सॉलिड। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कोवेलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड। बताइए, कोवेलेंट वाला पूछा तो उसका सही आंसर क्या है? मॉलिक्यूल, बिकॉज कोवेलेंट सॉलिड आर कंपोज्ड बाय मॉलिक्यूल्स। और यदि आयनिक सॉलिड रहे तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? केटायन एंड एनायन, या कॉमनली आप आयन भी लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन कोवेलेंट सॉलिड। ए नंबर में लिख देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी नंबर में लिख देगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सी नंबर में लिख देगा डाइपोलर इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, नन ऑफ दिस। तो क्या सही जवाब है इसका? ये कोवेलेंट बोल दिए थे क्या अभी क्वेश्चन? वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें किस टाइप का फोर्स होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यही दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब थोड़ा रफली बता दें, आपसे पूछा जाएगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। और आपसे पूछा जा सकता है कि उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखेंगे तीसरा कोवेलेंट सॉलिड। और जो पूछा जाता है इस पर हम प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करवा देंगे एग्जाम के टाइम में, अभी आपको हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर के टेस्ट के लिए रेडी रहिए आप। पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए जितना बेहतर हो सके 2-3 दिन के अंदर। ये तय है कि 3 दिन के बाद टेस्ट होगा। आज नोटिस दे दिए हैं कि टेस्ट होगा। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जाएगा और टाइम उतने दिया जाएगा जितना में क्वेश्चन बन जाए।
बीच में खिस्सा करने के लिए आपको टाइम नहीं दिया। मुश्किल से 10 मिनट में टेस्ट समाप्त हो जाए। जिस दिन टेस्ट होगा पढ़ाई उस दिन भी होगी, 10 मिनट कम होगी। ये नहीं कह सकते अभी, 20 के आसपास। अब ये मत पूछ देना कि सर क्वेश्चन क्या रहेगा। जो रहेगा वो तो देना पड़ेगा ना जवाब उसका। चलिए सुनिए अभी तक। कोवैलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और यह कोवैलेंट बॉन्ड लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर होने का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे आप इसका डेफिनेशन से देखिए, लिखा हुआ है कोवैलेंट सॉलिड ये सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर। और जानिए एक और बात, इसी का एक और नाम है, इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, नेटवर्क सॉलिड। आप एक काम कीजिए ना, नीचे में लिख दीजिए तो इट इज ऑल्सो नोन एज, नीचे वाले लाइन में लिख दीजिए तो इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। यानी कोवैलेंट सॉलिड कहें या नेटवर्क सॉलिड कहें, बात एक ही है। अब इसका प्रॉपर मतलब क्या है आप वो समझिए। यहाँ देखिए, डायमंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, कार्बन। कार्बन से ही ना डायमंड बनता है। एक कार्बन, इधर देखिए, एक कार्बन कुल कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से। और आपको पता होगा कि सभी कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रल शेप में होता है। कार्बन में ये डायमंड में टेट्राहेड्रल शेप पाया जाता है ना कार्बन का। अब देखो ये जो कार्बन है ये कितना कार्बन से जुड़ा, 4 से। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 से जुड़ा। अब ये जो कार्बन है ये भी कितने कार्बन से जुड़ेगा, 4 कार्बन से। एक से तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, फिर ये टेट्राहेड्रल शेप लेके कितना से जुड़ जाएगा, 4 से। ये एक से जुड़ा हुआ है, ये भी कितना से फिर जुड़ जाएगा, 4 से। और ये भी कितना से जुड़ जाएगा, 4 से। मतलब हर एक कार्बन आपको कितना से जुड़ता दिखाई दिखेगा, 4 से। अब आगे देखिए, ये भी कितना से जुड़ेगा, 4 से। ये सब का सब आपस में कितने से जुड़ जाता है, 4 से। अब बताइए, तो ये एक नेटवर्क टाइप आपको नहीं लगता है कि ये एक जाल का निर्माण कर रहा है। तो नेट का मतलब ही जाल होता है, और नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर मतलब जाल टाइप का यदि स्ट्रक्चर कोई चीज बना रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। या फिर इसी को हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जनरली नन मेटल वाले चीज बनाते हैं, क्योंकि नन मेटल के साथ हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और इसका एग्जांपल है डायमंड, इसी का एग्जांपल है ग्रेफाइट वगैरह, ठीक है। तो लिख देंगे एग्जांपल इसका, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2 इट। ये था इसका तीसरा टाइप। चौथा है मेटालिक सॉलिड। ये समझने के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आप मेटालिक बॉन्ड को समझेंगे। यहीं पर आप ये समझेंगे कि कोई भी मेटल इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्यों होता है, ये सब मेटालिक बॉन्ड की वजह से होता है। चेंज करूँ इसे, लिखिए तो हेडिंग 4 नंबर। ये 4 नंबर है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, 4 नंबर लिख दीजिए। पूरा डिफाइन कर दीजिए तो आप, ठीक नहीं रहेगा।
देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेटालिक सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? मेटालिक बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। चेंज करो इसे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो पहले। कोई भी मेटल ले लीजिए, इसी का एग्जाम्पल हो। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, क्रोम। चलो इधर देखो आप, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा इसको। पटांग चीज है ये। जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम का एक रॉड लेते हैं। किस चीज का रॉड है ये? सोडियम का। सोडियम एक मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो 8 एक इसका कन्फिग्रेशन होगा यदि हम इसको ऑर्बिट वाइज समझें तो। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और किसी मेटल के बारे में आप जानते होंगे कि मेटल का प्रॉपर्टी ही होता है वो मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है अपने आउटर मोस्ट सेल से। कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है। और इसी प्रकार आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की बात नहीं है, यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड की बात है। अब यहाँ पर हम मेनली समझना क्या चाह रहे हैं, आप इस बात को समझिए। जैसे यदि ये हम सोडियम का मेटल मान लिए तो सोडियम का, और यदि हम इसको आयरन का मेटल मान लें तो आयरन का। जिस मेटल को मानेंगे बताइए उसी का एटम इसमें उपस्थित रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ एटम को दिखा रहे हैं यहाँ। जैसे 1 2 3, तो 10 20 एटम को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये बताइए एटम का शेप कैसा होता है? ये स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेरिकल शेप को जब आप अरेंज कीजिएगा तो बताइए बताइए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर थक पाएगा क्या? कुछ ना कुछ स्पेस तो खाली रह जाएगा। क्योंकि आप गोल चीज को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, देखिए ये सब वॉइड वाला पार्ट बन रहा है, ये सब खाली जगह वाला पार्ट। इस तरह से ये सारे के सारे एटम उसी चीज के एटम है जिसका रॉड आप लिए हैं। जैसे आयरन रॉड लिए हैं तो आयरन का एटम, सोडियम का रॉड लिए हैं तो सोडियम का एटम। इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर जो अभी तक जानते हैं उसको पहले बताते हैं और फिर ओरिजिनल में होता क्या है उसको जानते हैं। देखो, हम ये समझते हैं कि लोहा का जो रॉड होता है उसमें लोहा का एटम एटम के रूप में रहता है, ये लगता है कि हम जानते हैं ऐसा होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लोहा के रॉड में ये आयरन का जो एटम होता है वह एटॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि आयनिक फॉर्म में होता है। क्योंकि हर एक मेटल इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए हुए होता है। जैसे यदि आप सोडियम लेते हैं तो सोडियम सोडियम भी वहां पर सोडियम एटम के रूप में नहीं होगा, वहां पर वो किस रूप में होगा? Na+ के रूप में। जो जितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है निकाल देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाता कहाँ है? देखिए, अच्छा एक और चीज, यदि हम यहाँ पर बॉन्ड की बात करें, अभी तो हम मेटालिक बॉन्ड समझाएंगे, अभी आपको समझाए नहीं है, फिर भी आप सोचिए कि कहीं ना कहीं ये सारे एटम आपस में किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तभी तो लोहा इतना मजबूत होता है कि तोड़े नहीं टूटता है। तो हम ये समझेंगे कि आखिर इस सारे एटम को उतना मजबूत फोर्स से कौन बांध रहा है, कौन कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। तो इन बातों को समझने के लिए आपको मेटालिक बॉन्ड समझना पड़ेगा। तो यदि ये सोडियम का एटम है, सॉरी सोडियम का रॉड है, तो ये सारा का सारा सोडियम का आयन फॉर्म में होगा। यानी ये किस रूप में होगा? Na+ के रूप में होगा, सब का सब। अब बताइए कि सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तभी ना उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब जानिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो रिलीज होकर कहीं गया नहीं, वो इसी रॉड में है। लेकिन वो उस सोडियम के साथ नहीं है जिस सोडियम का वो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हर जगह इंटरसियल साइट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये हर जगह लगातार घूमता रहेगा फ्री स्पेस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज काफी छोटा होता है, वो इधर से उधर करता रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसके जैसे किसी एक आयन को तुम पकड़ लो। जैसे मान लो कि तुम इस आयन को पकड़ लिया और इसके चारों तरफ के हम फोर्स को यदि देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। बताइए ये सारे के सारे एटम, ये जो एटम है ये इस चारों इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। सोडियम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? निगेटिव।
तो यहाँ पर अट्रैक्शन इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। यदि हम इस एटम की बात करें तो यहाँ भी हर तरफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो मेटल का केटायन होता है वो फंसा हुआ होता है, जहां पर मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका निगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सभी केटायन को आपस में बांध के रखते हैं, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। तो अब देखो हम भी अब फिर कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ नहीं है, ये लगातार इलेक्ट्रॉन अपने जगह को बदल रहा है। ये यहाँ आया तो पीछे से दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका जगह पकड़ लिया, लेकिन मेटल का आयन वहां से हिल नहीं पाता है, क्योंकि मेटल के आयन का साइज बड़ा होता है, वो अपने जगह पर स्थिर रहता है। वहां पर भागता कौन है, मूवमेंट किस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी, मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है इसके अंदर। इसका मतलब है कि किसी भी मेटल के रॉड में बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और जानिए इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे डायमंड, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों का चारों कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग ले लेता है। चारों का चारों कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा, तो जो मान लीजिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया, इलेक्ट्रॉन फ्री रहा ही नहीं, तो ऐसे में ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है वो